तो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछे गए राज्य व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी लाभ उठा सके। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है, लिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखेंगे क्या कथन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट देश में अपील की सर्वोच्च अदालत है। सुप्रीम कोर्ट मार्शल लॉ को छोड़कर किसी भी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल से सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय ट्रिब्यूनल के साथ साथ कोर्ट मार्शल से भी सुनवाई कर सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग भी जवाब देंगे इसमें कौन सा सही नहीं है। तो देखेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में हुआ था। देखेंगे सही है कथन। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट देश में अपील की सर्वोच्च अदालत है। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट को देश में जितने भी अदालत है उसके द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल से सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय ट्रिब्यूनल के साथ साथ कोर्ट मार्शल सुनवाई कर सकता है। यह गलत है। देखेंगे संविधान के आर्टिकल 136 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी उच्च न्यायालय ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध जो है सुनवाई कर सकता है। कोर्ट मार्शल के मामले में वह सुनवाई नहीं कर सकता है। कोर्ट मार्शल के मामले में सुनवाई करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका गलत है। आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल कहता है, सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए एनडीसी द्वारा 1957 में गठित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो देखेंगे ऑप्शन कहता है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, ग्रामीण शहरी संबंध पर समिति। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। और देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। इसी समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। देखेंगे सीडीपी का मतलब होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखेंगे भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था और 1953 में नेशनल एक्सपेंशन सर्विस राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुरुआत हुआ था 1953 में। इसके जांच के लिए कहां तक सक्सेस हुआ, इसके जांच के लिए एनडीसी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया। वो 3 स्तर कौन है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। देखेंगे अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में 1977 में किया गया था। यानी पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया।
देखेंगे अशोक मेहता समिति ने भारत में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। वो 2 स्तर कौन है? जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का इन्होंने सिफारिश किया था। साथ ही साथ अशोक मेहता समिति ने ही भारत में दलीय आधार पर चुनाव जो है पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया और साथ ही साथ न्याय पंचायत का भी सिफारिश किया था। तो आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी पंचायती राज का त्रिस्तरीय, पंचायती राज का द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज की एकल स्तरीय, पंचायती राज की बहुस्तरीय। तो आप लोग भी बताएंगे अशोक मेहता समिति ने किसका सिफारिश किया था। तो देखेंगे जस्ट हम लोग पिछले सवाल में बताए हैं जो अशोक मेहता समिति जिसका गठन 1977 में किया गया था, इसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था और इसने बताया था जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। देखेंगे साथ ही साथ अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में दलीय पद्धति को लागू करने का सिफारिश किया था। साथ ही साथ अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत के गठन का सिफारिश किया जो पंचायत से अलग होगा। इसकी सिफारिश अशोक मेहता समिति ने किया था। तो आइए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 4 नंबर सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन भारत में कब हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1947, 1948 और 1951। तो आप लोग भी जवाब देंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। देखेंगे योजना आयोग का गठन भारत में 1950 में हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। किस सदन में पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। किस सदन का पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो देखेंगे राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 64, संविधान के आर्टिकल 64 में कहा गया है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। ऐसे देखेंगे लोकसभा राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी का वर्णन संविधान के आर्टिकल 93 में किया गया है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखेंगे। आज का अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन है 48वें संविधान संशोधन, 57वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन और 63वें संविधान संशोधन। तो देखेंगे भारत में मत देने की अधिकार जो है प्रारंभ में 21 वर्ष था, जिसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। देखेंगे सवाल पूछे जाते हैं किस समिति के अनुशंसा पर? देखेंगे तारकुंडे समिति के अनुशंसा पर मत देने की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आइए आज का अगला सवाल देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, कौन काम करेगा? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं।
देखेंगे यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों का पद रिक्त हो तो उस स्थिति में कौन काम करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद के लिए रिक्तता का वर्णन है। में कहा गया है कि किसी भी कारणवश अगर भारत के राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं या राष्ट्रपति काम करने में सक्षम नहीं है, उस स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और कितने दिन तक काम करेंगे? तो 6 मंथ तक वह काम करेंगे। और देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश 1969 में एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है 1969 में। ठीक है, तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे श्रीमती प्रतिभा पाटिल की भारत की गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में अनुक्रम संख्या क्या है? प्रतिभा देवीशील पाटिल भारत के कईवीं राष्ट्रपति थे। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो देखेंगे भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल देश की 12वीं राष्ट्रपति थी। देखेंगे प्रतिभा देवी पाटिल देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इनकी क्रम में अगर देखेंगे तो उनका स्थान 15वां है। को भी ध्यान में रखेंगे, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका क्रम कौन सा है? तो उनका क्रम 15 है। देखेंगे क्वेश्चन बीपीएससी में, सिविल सर्विसेज में पूछे जा चुके हैं। तो जितने भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बिहार सचिवालय हो, बीपीएससी हो, सारे जो है ध्यान रखेंगे, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए वर्तमान जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो देश की 15वीं राष्ट्रपति है। साथ ही साथ जो वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे युवा राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। आइए आज के 9 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 9 नंबर सवाल है, संसद में पेश किया गया विधेयक बाद में अधिनियम बन जाता है, कब बनता है अधिनियम? संसद या दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी हो, प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हो, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संघीय संसद की क्षमता के भीतर घोषित किया। तो देखेंगे अधिनियम, संसद में पेश किया गया विधेयक अधिनियम कब बनता है? तो देखेंगे सबसे पहले विधेयक यानी बिल और एक्ट में क्या अंतर है? तो आप जानते हैं संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो अगर किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव संसद में यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें जब पेश किया जाता है तो उसको बिल कहा जाता है यानी विधेयक कहा जाता है। जब किसी विषय पर कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव संसद में लाया जाता है तो बिल कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। और दोनों सदन से पारित होकर जब राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह बिल एक्ट हो जाता है, वह बिल एक्ट हो जाता है यानी कानून बन जाता है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी हो। और देखेंगे इसका वर्णन जो है आर्टिकल 111 अर्थात अनुच्छेद 111 में है। जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होकर जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत उस पर सहमति दे सकता है, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और राष्ट्रपति या तो उसको न लौटाता है और न पुनर्विचार के लिए भेजता है, उसे भी कर सकता है। इसे टीवी वीटो भी कहा जाता है, पॉकेट वीटो। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किसके द्वारा यानी किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? देखेंगे ऑप्शन है 32वां संविधान संशोधन अधिनियम,
42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम और 46वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 क जोड़ा गया और आर्टिकल 51 ए में नागरिकों के लिए 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। देखेंगे भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वह रूस के संविधान से प्रभावित था। रूस के संविधान से प्रभावित होकर भारत के संविधान में नागरिकों के लिए 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। देखेंगे सवाल पूछता है किस समिति के अनुशंसा पर? तो देखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारत के संविधान के भाग 4 का और आर्टिकल 51 के ए में 10 जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन अगर पूछता है वर्तमान में कितने हैं, तो देखेंगे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, देखेंगे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है और इसको 11वां जो जोड़ा गया था, 11वां कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से उसे अभिभावक स्कूल भेजेंगे, यह कर्तव्य था। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? संविधान में कितनी भाषाओं को जो है क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है 12, 13, 14, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सॉरी, देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। और देखेंगे वर्तमान में अगर संविधान में देखेंगे तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा को शामिल किया गया है, 22 भाषा को। और मूल संविधान में देखेंगे, मूल संविधान में देखेंगे तो भाषा कितने थे? 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में भाषा कितना है? 22 है। देखेंगे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1977 में, ठीक है, 1967 में जो है हिंदी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। देखेंगे 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसमें जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। और देखेंगे 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में इसमें जोड़ा गया था मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। इस तरह से वर्तमान में अगर पूछेगा संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है, तो 22 भाषा है। संविधान में कितने भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, संविधान के अनुसार राज्यसभा 2 साल में एक बार भंग किया जाता है, हर 5 साल में भंग किया जाता है, हर 6 साल में भंग किया जाता है, यह विघटन के अधीन नहीं है। तो आप लोग आंसर बताएंगे राज्यसभा के संबंध में। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा यह विघटन के अधीन नहीं है। राज्यसभा विघटित नहीं होता है, राज्यसभा जो है परमानेंट सदन है। देखेंगे संसद शब्द का वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है और इसमें कहा गया है संसद होगा जिसके 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा। देखेंगे राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन जो है 81 में है। देखेंगे राज्यसभा के कार्यकाल का वर्णन
राज्यसभा के कार्यकाल का वर्णन आर्टिकल 83 में है, 83 के खंड 1 में है। इसमें कहा गया है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, परमानेंट सदन है। राज्यसभा जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा विघटित नहीं होगा। राज्यसभा के प्रत्येक मेंबर 2 वर्ष पर, राज्यसभा के प्रत्येक मेंबर जो यानी 2 वर्ष पर इसके 1/3 मेंबर अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी राज्यसभा के प्रत्येक मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के प्रत्येक मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी, यह विघटन के अधीन नहीं है। आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने इस्तीफे पत्र संबोधित करते हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया है। और देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो है वर्तमान में 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक रह सकते हैं, लेकिन पहले भी वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखेंगे। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? देखेंगे वह कौन सा व्यक्ति है जो तो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आंसर है उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और मुख्य चुनाव आयुक्त। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। देखेंगे महान्यायवादी के पद का वर्णन आर्टिकल 76 में है। कहा गया है कि महान्यायवादी जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी जिनका कार्यकाल कोई नहीं होता है। महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में, संसद की किसी भी समिति में बैठक में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। देखेंगे महान्यायवादी जिन्हें फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है। सवाल पूछे गए हैं कि किसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो देखेंगे महान्यायवादी को भारत के प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। विधि अधिकारी कहा जाता है। देखेंगे महान्यायवादी को भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है। देखेंगे महान्यायवादी का पद का सृजन सबसे पहले 1833 के एक्ट के द्वारा किया गया था और 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। देखेंगे भारत के जो महान्यायवादी होते हैं भारत सरकार के वकील के रूप में काम करते हैं। भारत सरकार को कानूनी मामले में सहायता देते हैं, उन्हें सुझाव देते हैं। ठीक है, आइएगा आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा संप्रभु यानी सी, के बाद हो जाएगा समाजवादी, के बाद हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक। आंसर हो जाएगा ये। देखेंगे संविधान के प्रस्तावना में जो है अगर देखते हैं तो सबसे पहले है संप्रभु, उसके बाद है समाजवादी, उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद है लोकतांत्रिक। यहाँ पर ध्यान रखेंगे समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी, अखंडता। देखेंगे संविधान के प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, तो देखेंगे आज के सेशन में हम मेरे द्वारा जो बीपीएससी सिविल सर्विस में पूछे गए 15 जो है राजव्यवस्था के सवालों का डिस्कशन कराया गया। फिर अगले वीडियो में, अगले सेशन में फिर महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।